नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बहुत मज़ेदार है तो पूरा सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वेता की आज पहली रसोई है। उसकी सासू माँ ने कहा, बहू सारा खाना मैं बना दूंगी, तुम बस खीर में शक्कर डालकर चमचा चला देना तो तुम्हारा हाथ लग जाएगा। पर मम्मी जी, ये तो गलत होगा ना कि आप खाना बनाएं और नाम मेरा हो। मुझे जो भी थोड़ा बहुत आता है वो मैं बना लूँगी, आप बस मुझे सामान बता दे। सास बोली, अरे नहीं बहू, अज्जू यानी कि श्वेता का पति अजय को जल्दी नाश्ता खाना खाने की आदत है। जरा भी देर हो जाए तो गुस्सा करते हैं। सासू माँ की बातें सुन श्वेता चुप रही और उनकी आज्ञा का पालन किया। खाने की मेज पर सबसे पहले पापा जी यानी कि ससुर जी को भोजन परोसा गया। खीर की चम्मच मुंह में डालते ही पापा जी थू थू करने लगे। फिर गुस्से में अपनी पत्नी सबिता को देखा और चिल्लाकर बोले, ये है इस पढ़ी लिखी बहू की रसोई। इससे तो अच्छा होता किसी अनपढ़ को बहू बनाकर लाते। ऐसी ही होती है लव मैरिज वाली लड़कियां, जिन्हें घर के काम काज तो आते नहीं है, बस लड़कों को पटाकर बड़े लोगों के घरों में आ जाती है ऐश करने। अब खाओ जिंदगी भर बेस्वाद खाना। सबिता ने डरते हुए कहा, जी उसमें बहू की कोई गलती नहीं है, वो तो मैंने शायद उसे गलती से चीनी की जगह नमक दे दिया था। पर मम्मी जी, श्वेता ने कहने के लिए मुंह खोला तो सबिता ने आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर दिया और उसे अंदर जाने को कहा। उसके अंदर जाते ही पापा जी ने गुस्से में खीर की कटोरी सबिता की तरफ फेंक कर मारी, जो उसके पैरों पर जाकर गिरी। एक चीख निकल गई उसके मुंह से। श्वेता आवाज़ सुनकर दौड़ी हुई बाहर आई तो देखा मम्मी जी के पैर से खून निकल रहा था। उसने जल्दी से उनकी मरहम पट्टी की। वो हैरानी से ससुर के रूप में एक हैवान को देख रही थी। दिनेश चंद्र बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गए। ये सब देख श्वेता सदमे में आ गई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। नई बहू के ऐसी अपमानजनक तूफानी स्वागत की तो उसने उम्मीद भी नहीं की थी। अजय भी एक शब्द नहीं बोला अपने पापा से, न ही ननद जूही ने अपना मुंह खोला। कैसे लोग हैं, कैसा व्यवहार है सबका, कैसी रहेगी वह ऐसे घुटन भरे माहौल में। बेचारी मम्मी जी को कितना सुनना पड़ा मेरी वजह से, जबकि गलती से मैंने ही खीर में नमक डाल दिया था। फिर भी मम्मी जी ने मुझे बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। श्वेता बहुत देर तक अपने कमरे में लेटी रही और कुछ सोचती रही। अगले दिन अजय और श्वेता हनीमून पर जाने वाले थे, परंतु श्वेता ने तबीयत ठीक न होने का बहाना करके प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अजय बिना कुछ बोले ऑफिस चले गए। जूही कॉलेज के लिए निकल गई। सास बहू अकेली घर में रह गई। जब 10 बजे तक श्वेता कमरे से नहीं निकली तो सबिता ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वो हाथ में नाश्ते की थाली लिए खड़ी थी। श्वेता ने सुबह से चाय भी नहीं पी थी, न ही कुछ खाया था। अरे मम्मी जी, आपने क्यों तकलीफ़ की? मैं आ जाती थोड़ी देर में बाहर। तो क्या मैं अपनी बेटी के लिए खाना नहीं ला सकती? कुछ खा लो बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सॉरी बेटा, तुम्हारे पापा जी की तरफ से मैं माफ़ी तुमसे मांगती हूँ। जो तुझे इतना सुनना पड़ा वो थोड़े गुस्से वाले हैं, पर इतने भी बुरे नहीं हैं। धीरे धीरे तुझे भी आदत पड़ जाएगी। इतना कहकर वो अपनी साड़ी के किनारे से आंखों में आए आंसुओं को पोंछने लगी। श्वेता ने पूछा, मम्मी जी आपने कुछ खाया? सबिता ने नाम में सिर हिलाया तो श्वेता ने कहा, चलिए मम्मी जी हम दोनों साथ खाते हैं। वो एक और प्लेट लगा लाई और दोनों ने प्रेम से नाश्ता किया। बातों बातों में उसने पापा जी और सबके बारे में जानकारी ले ली, जिससे उसे पता चला कि उसके ससुर जी यानी दिनेश चंद्र जी बहुत ज़्यादा गुस्सैल व चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति थे।
सविता को अक्सर उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। बच्चे भी अपने पिता के गुस्सैल स्वभाव के कारण बचपन से दबे सहमे रहते थे। शायद इसीलिए अजय भी दब्बू प्रकृति के हैं, श्वेता ने मन में सोचा। अपने पिता के सामने दोनों भाई बहन भीगी बिल्ली बन जाते थे और सविता पर तो बात बात पर हाथ उठा देते थे। सबके सामने अपनी पत्नी को अपमानित करने में, उनका मजाक उड़ाने में वो अपनी शान समझते थे। उनको मानो वो एक खिलौना समझते थे। हाँ, खिलौना ही तो समझते थे वो मम्मी जी को। उन पर शक करना, ताने मारना, घर से निकलने की धमकी देना, कहीं भी आने जाने से रोकना टोकना, ये सब क्या था? एक मानसिक विक्षिप्तता की ही तो निशानी थी। जिस प्रकार की मानसिक और शारीरिक यातना मम्मी जी झेलती सहती आई थी, ये एक प्रकार से कानूनी जुर्म था। मम्मी जी से इतनी प्रताड़ना चुपचाप सहते जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी पर किसी ने साथ नहीं दिया, न ससुराल वालों ने न ही मायके वालों ने। मुझे ये कहकर चुप करा दिया गया कि ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है परिवार में। तब तक दोनों बच्चे भी मेरी गोद में आ चुके थे। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी जो घर से निकलकर 2 बच्चों की समुचित परवरिश कर पाती। फिर समाज का डर, अकेली जवान औरत को दबोचने को कितने भेड़िए घूम रहे हैं परिवार समाज में। इससे तो मुझे ये घर ही सुरक्षित जगह लगी। फिर इसी उम्मीद में कि वक्त के साथ सब ठीक ही हो जाएगा, मैंने ही परिस्थितियों के आगे हथियार डाल दिए और बच्चों का मुंह देखकर जीने लगी। मगर देखो, अभी तक कुछ नहीं बदला। मम्मी जी ने थोड़े क्षोभ और दुख से आगे अपनी बहू को समझाते हुए कहा, बेटा, मैंने तो जैसे तैसे अपनी उम्र काट ली, पर तुम अपनी ज़िंदगी सिसक सिसक कर मत जीना। मैं जानती हूँ मेरा अज्जू अपने पापा जैसा बिल्कुल नहीं है, पर क्या पता शादी के बाद अपने पापा के गुण उसमें आ जाए तो तुम अन्याय सहन मत करना मेरी तरह। श्वेता अवाक होकर अपनी सासू माँ का यह रूप देख रही थी। उसे उनमें अपनी माँ की झलक दिखाई दी। वो हठात उनके गले लग गई और बोली, माँ, मैं अब आपको भी अन्याय सहन नहीं करने दूंगी। अब मैं आ गई हूँ ना, आपकी दूसरी बेटी। अगले दिन मम्मी पापा के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अजय सब सुनते हुए भी चुपचाप लेटे रहे। श्वेता ने कहा भी कि जाकर देखे कि क्या बात है। पापा जी से बात करे, पर अजय चुपचाप लेटे रहे। जब श्वेता से नहीं रहा गया तो वह उठकर उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी। पापा जी ने चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोला। किसकी सामत आई है जो मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाए? श्वेता उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कमरे के अंदर दनदनाती हुई घुस गई। वहां का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी रह गई। उसने देखा कि मम्मी जी अर्धनग्न अवस्था में बेड के कोने में घबराई हुई बैठी है। उनके चेहरे और हाथों में चोट के निशान है। श्वेता ने दौड़कर उनको संभाला। वो उनको कमरे से बाहर ले आई। फिर उसने फ़ोन लगाया, हेलो पुलिस स्टेशन, और आग्नेय दृष्टि से ससुर जी को घूरते हुए सासू माँ को अपने कमरे में ले आई और ससुर जी का कमरा बाहर से बंद कर दिया। श्वेता के बयान पर तथा सविता को जख्मी हालत में देखकर पुलिस समझ गई कि ये घरेलू हिंसा का मामला है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ससुर जी को हवालात में बंद कर दिया गया। श्वेता के इस साहसिक कदम उठाने से अजय और जूही ने भी अपने पिता के विरुद्ध बयान दिए। पहले तो दिनेश चंद्र बहू श्वेता के रवैये पर हैरान परेशान हुए, फिर शर्मिंदा होकर नीची नजरें करके उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, घरेलू हिंसा के विरोध में आवाज़ उठाए, घर परिवार के लोगों को अपनी स्थिति से अवगत कराए। यदि बातचीत से हल न निकले तो पुलिस या समाज सेवी संस्था की मदद ले, क्योंकि हर घर में श्वेता जैसी बहुएं नहीं होती। अपनी आवाज़ स्वयं बने। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलती है, तब तक
नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय और लव यू।